बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रमल एजाज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दुनिया भर में ब्लड कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मैंने सोचा हमें भी इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा और ये जाना कि ना सिर्फ वो जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला होता है वो इससे लड़ रहा होता है, बल्कि उसका पूरा ख़ानदान दिन रात उसकी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करेंगी डॉक्टर राबिया बख्श, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, लेकिन फिल वक्त सऊदी अरब में बतौर कंसल्टेंट जो है वो काम कर रही हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ल्यूकीमिया है क्या, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर राबिया, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। Thank you so much. It's a pleasure being on your show. हम शुरू करते हैं। बताइएगा कि अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कितना अर्सा हो गया है आपको इस फील्ड से मुतल्लिक इससे जुड़े हुए? बेसिकली अगर मैं आपको अपना बता दूं तो मैं क्या हूं, मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूं या हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट कह लें, जो कि तशखीस करता है कैंसर्स को। और मेरा जो एक्सपीरियंस हो गया है, मेरी ट्रेनिंग हुई थी स्टार्टेड बैक इन 2009 एंड सिंस देन जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो हम लिंक हो जाते हैं उस डिजीज के पैटर्न से और उन सारी एक्सपीरियंसेस से। सिंस देन टिल नाउ आई एम इन दिस प्रोफेशन एंड इन दिस लाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, हेमेटोलॉजी पे आने से पहले अगर कैंसर को सिर्फ सिंपली डिफाइन कर लें कि कैंसर क्या है, क्योंकि हम देखते हैं ना बहुत सारी मिथ्स हैं कि ये फोड़ा होता है या कोई बीमारी बिगड़ जाती है, तो मैं चाहूंगी कि आप बड़े सादा सिंपल अल्फाज में अगर बता सकें इसको। अच्छा, कैंसर आप इस तरह से देख लें, अगर आप एक आम इंसान को समझाएं या कुछ कहें तो हम यूं कहते हैं कि आपका अपना ही जिस्म जब आपके खिलाफ लड़ने लग जाए तो उसका एक हम नाम देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कैंसर। अब कोई इसको कहता है कि जी गर्मी हो गई, कोई कहता है फोड़ा फट गया, फोड़ा कोई कहता है खून खराब हो गया, खून काला हो गया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज है लेमैन। बट अगर आप साइंटिफिक उससे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि कैंसर क्या है, इसको आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कि एक तो है कि जो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जो आपके जैसे आंख है, नाक है, कान है, पित्ता है, जिगर है, हड्डी है, उसका कैंसर है। और एक क्या है, आपका जो खून है, जो खून आपकी पूरी बॉडी में रन कर रहा है, उसका कैंसर। यानी जो आपका गूदा है, जो आपकी हड्डियों के अंदर गूदा होता है, जो खून बनाता है, वो क्या होता है कि वो अगर अपनी लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, आउट हो जाएगा, या उसका हम जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा पागल हो गया, तो ये भी हमारा बॉडी एक सिस्टमैटिक, एक आप ऐसे समझो कि अल्लाह ताला ने हर चीज को एक बड़ा सिस्टमैटिकली फॉर्म किया हुआ है। जो जिस वक्त आउट होगी उसके अंदर एक कंट्रोल है, एक बैलेंस है। जब भी ये कंट्रोल और बैलेंस आउट होगा वहां से एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट होगी। और कैंसर एक्चुअली यही है। इट इज व्हाट इट इज जस्ट कि आउटबर्स्ट ऑफ अ सेल लाइन होती है। जब हम लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो वो असल में क्या हो जाता है, वो कैंसर हो जाता है। इट्स नथिंग बट अ टाइप, आप इसको कैसे कहें कि आउटरेज जैसा, आपकी बॉडी बागी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो कैंसर हो जाता है। ये बहुत, ठीक है। अगर एक सिंपल आप लैंग्वेज में करो तो आप ये कह सकते हो कि आपकी अपनी बॉडी अपने ही अगेंस्ट जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके काम करना शुरू कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इस कैंसर से पढ़ते हुए, इसको देखते हुए बड़ी करीबी से मैंने ये सुना कि एक अच्छे वाला कैंसर होता है, एक बुरे वाला कैंसर होता है। इन टर्म्स को आप कैसे डिफाइन करके अच्छा बताएंगे? देखो, पहले तो हमें ना ये डिफाइन करना, जैसे अब कैंसर है, अब कैंसर की कितने टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे लुकीमिया, ये कैंसर है, लेकिन ये खून का कैंसर है, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है। एक होता है सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स, या ट्यूमर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हड्डी का हो गया, जिगर का हो गया, ये हो गया। तो जो अच्छा कैंसर और बुरा कैंसर हम कहते हैं ना, ये असल में हम लोग खून के कैंसर की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। कि जी जो खून का कैंसर है उसको लुकीमिया कहते हैं, यानी खून के जो अंदर जो आपके खुलियात होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इतनी जल्दी से कि बॉडी उनको संभाल नहीं पाती। और आपके अच्छे जो खुलियात होते हैं उन पर वो हावी आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें सब टाइपिंग होती है कि जैसे एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया और एक होता है एक्यूट माइलोइड लुकीमिया। तो ये जो लिम्फोब्लास्टिक है इसको हम कहते हैं कि अच्छा है, और जो एक्यूट माइलोइड है इसको हम कहते हैं कि गंदा है। ये एक ले मैन है। इसमें भी फिर आगे फर्दर होता है कि ये जो गंदे वाला है, इसमें भी से हम कुछ को उठा लेते हैं कि इन गंदे वालों में से ये जो तीन है ना, ये फिर भी कुछ अच्छे हैं और बाकी सारे गंदे। अब गंदे का क्या मतलब है, गंदे का मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ करे उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, या बस अब पता चल गया तो जिंदगी खत्म हो गई है, मर गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं। सिर्फ उनका ट्रीटमेंट स्पैन ज्यादा होता है, उनको डिफिकल्टीज ज्यादा दिखनी पड़ती है, उनके पास ये डिजीज बार बार आ सकती है। तो इसलिए हम उससे कहते हैं कि बैड है, अच्छा नहीं है।
हम पेशेंट को पहले ही थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, बच्चे को तो नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स को, क्योंकि सिर्फ ये एक बच्चे की या एक बंदे की जंग नहीं है, ये उस पूरे खानदान की जंग होती है। जब आप एक दफा लेबल करते हो कि जी ये डिजीज है इस पेशेंट को, उसके बाद वो पूरी फैमिली उससे लड़ती है, उससे फाइट करती है। तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है कि अच्छा है या गंदा है, ये अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो हम टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट की बेसिस पर हम देखते हैं कि जी हाँ ये इस डिजीज या इस बीमारी के नाम में ये अगर चीज आएगी तो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स देगा और थोड़ी सी दवाई में वो ठीक हो जाएगा जल्दी, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा है, लेमैन। और जो बुरा है वो ये नहीं है कि बस पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उसमें ये कि फिर मे बी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाती है और ट्रीटमेंट में अदर स्टेप्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं आपको वो भी लेने पड़ते हैं, तो इसलिए वो हम लेमैन में बताते हुए कहते हैं कि हिम्मत और सब्र बेसिकली ज्यादा चाहिए होती है गंदे वाले कैंसर से लड़ने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। दोनों के लिए ही है, लेकिन गंदे वाला ज्यादा मांगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो लुकीमिया, नेम इट एनीथिंग, इट इज बैड, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर एनीबडी। सो बेसिकली एवरीथिंग इज बैड, बट आउट ऑफ द टू वो कहते हैं चूज बिटवीन द डेविल वाली बात जो है ना, तो बात ये कि है तो इट इज डिफिकल्ट, बट व्हेन देयर इज अ गुड न्यूज बिटवीन अ बैड न्यूज, ये वाली बात है। तो अच्छा, क्या मतलब ये कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा पाया जाता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में एक जैसा पाया जा रहा है या किसी की तरफ अच्छा, शरह ज्यादा है? अब जैसे लुकीमियाज है ना, तो जो ब्लड के कैंसर्स, अगर हम बात कर लेंगे जी ब्लड के कैंसर्स, तो उसमें फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि जी ब्लड के कैंसर्स भी एक्यूट होते हैं और क्रॉनिक होते हैं। जो एक्यूट वाले होते हैं वो बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। उसमें से जो लिम्फोब्लास्टिक होता है वो ज्यादा बच्चों में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो क्रॉनिक वाले होते हैं वो ज्यादा बड़ों में पाए जाते हैं। तो इसलिए एक्यूट और क्रॉनिक में इसमें ये नहीं है कि कोई जेंडर की बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन एज का ये होता है कि यूजुअली एक्यूट दोनों में होता है लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है, और उसमें भी ज्यादा जो अच्छे वाला है वो लिम्फोब्लास्टिक है एज कम्पेयर टू माइलॉइड। लेकिन जो बड़ों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये डिजीज बड़ों में नहीं पाई जाती, लेकिन आउट ऑफ द टू अगर आप वे करें तो ज्यादा बच्चों में एक्यूट होगा, और जो क्रॉनिक वाला है वो ज्यादा बड़ों में होगा। वो CLL हो जाए या CML हो जाए या वट एवर हो, उसके फिर डिफरेंट आगे नाम है या कुछ है। तो बेसिकली ये बहुत सी चीजें हैं या चेन है जिसकी वजह से एक बंदा या एक बच्चा या बड़ा जो है वो इसका शिकार हो जाता है। समटाइम तो जेनेटिक होता है, जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, तो जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है वो कभी आगे जाके या बहुत बचपन में कैंसर का शिकार हो सकता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और जब एक बच्चा कहीं भी ऐसा पैदा होता है तो पेरेंट्स को ये मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि मे बी वी वुड बी नीडिंग a different type of treatment, या we would be suspecting a disease later in his life or her life or in the coming years. फिर जैसे आपकी हमारी सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या रेडिएशन है, दैट कॉज के जो है आपको पेशेंट जो है वो बेचारा लैंड करता है लुकीमिया में। एनी इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी मी, इट कुड बी यू, क्योंकि हमारी अब सराउंडिंग्स में इतनी रेडिएशन है, आप फोन से लेके, टैब से लेके, टीवी से लेके, एवरीथिंग यू नेम इट, आपका अवन हो गया, एवरीथिंग इज रेडिएशन। आपकी फूड आइटम्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब आप नेम इट, और देयर इज केमिकल्स एंड एक्सपोजर ऑल अराउंड अस। सो एवरीबडी इज बीइंग एक्सपोज्ड टू द एक्सपोजिंग फैक्टर्स जो कि आगे लीड करते हैं लुकीमिया के लिए। तो फिर वो बात ठीक थी कि पुराने वक्त में बीमारियां कम होती थी क्योंकि लोग नेचर से ज्यादा नजदीक करीब हाँ रहते थे। बिल्कुल। और अच्छा, मैं यही पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जिस तरह कॉजेस की बात की कि जीन्स में भी होता है, फैमिली में भी चलता है, फिर आपने रेडिएशंस की बात की, तो एक चीज बड़ी सुनने में आती है कि प्रोसेस्ड फूड जो आजकल टिन कैन में तैयार चीजें मिली हुई है कि आप लोग भाई कढ़ाई में डालो या ओवन में गर्म करो खा, और एक इवन में जो हम लोग गर्म कर लेते हैं खाना, क्या ये भी वजूहत बनती है हाँ, इसकी? अवन में गर्म करने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर केयरफुल होके करें तो वी कैन सेव आवरसेल्व्स, लेकिन अगर आप शॉपर में ही गर्म कर लिया, प्लास्टिक में गर्म कर लिया, तो वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं ना, ये जो चीजें जो कि कैंसर को प्रोवोक करेंगी, उसको एबनॉर्मल करेंगी, तो फिर आप इस तरह से अपने आप को क्या करोगे, केमिकल से एक्सपोज कर रहे हो, उन केमिकल से जो कभी भी आपके सेल्स, अपने सेल्स को एबनॉर्मल कर सकते हैं। एक ट्रिगर चाहिए। ये बिल्कुल थिन बैलेंस है हमारी बॉडी में कि जब हम, अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है कि जो गंदे सेल्स हैं हमारी बॉडी उसको खुद ही खाने लग जाती है। जब ये निजाम एबनॉर्मल होगा, क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो खराब वाले सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे अच्छे सेल्स उनको कम नहीं कर पा रहे, वो इतने बढ़ जाएंगे कि वो हमारे अच्छे सेल्स की भी खुराक खाने लग जाएंगे और वो ओवरकम करने लग जाएंगे, फिर वो फैलने लग जाएंगे, सरतान फैल जाता है जैसे। तो वो ये बात है। तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली वो जैसे हम कहते हैं ना बॉडी में फैल गया, तो वो असल में यही होता है ना, स्टेजिंग होती है कि वो
फैल गया। सिम्टम्स की तरह बात कर लें कि अगर एक बंदा, एक बच्चा या बड़ा इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है, तो वो कौन से ऐसे पहले सिम्टम्स हैं जो उस पे आने लगते हैं, और हम लोग जो है ना नॉर्मल लाइफ में कभी इतना तवज्जो नहीं देते, हम कहते हैं खुद ही देख लो, ये कर लो, तो जरा उनके बारे में आप बताएं। वैसे अगर आप डॉगमेटिकली करें या कहें तो सबके एक जैसे सिम्टम्स नहीं आएंगे, कभी कभार कोई सिम्टम भी नहीं होगा। सिर्फ पेशेंट क्या कहेगा, मुझे वीकनेस है, मुझे कमजोरी है, मैं हाथ यूं नहीं कर सकता, मैं ब्रश नहीं कर सकता, मैं ब्रश करती हूँ थक जाती हूँ। और अमूमन यंग बच्चे जब ऐसे करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हारी एज में थे बिल्कुल ठीक होते थे, खाया पिया सही करो, हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये कोई बात नहीं। लेकिन वो वीकनेस एक अनयूअल वीकनेस होती है जो कि अननोटिसेबल नहीं जानी चाहिए। फिर कुछ बच्चे किस तरह प्रेजेंट करते हैं, या बड़े फीवर, बुखार है, दवाई ली, ठीक नहीं हुआ बुखार, चलता गया, उसे कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, कि हर टेस्ट कर लिया लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्यों बुखार हो रहा है। ये एक अलामत हो सकती है। वेट लॉस, यानी आपका वजन गिरे जा रहा है अनएक्सपेक्टेडली, आप डाइटिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और आपका वजन गिर जा रहा है। अब ये नहीं कि ये सिर्फ अलामत कैंसर की होती है, ये मुख्तलिफ डिजीजेस की भी होती हैं। बट व्हेन आपको ये सिम्टम्स हो तो घर ना बैठे, जरूर फिजिशियन के पास जाए। असल में होता ही है कि हम लोग इग्नोर करते हैं या सेल्फ मेडिकेशन, बुखार हुआ पैराडोल ले ली, ठीक हो गया, चलो जी ठीक है। अब उतर नहीं रहा, हम पैटर्न नहीं नोट करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कितने दिनों से बच्चे को बुखार हो रहा है, या वो वीकनेस की कंप्लेंट कर रहा है, वेट लॉस की कंप्लेंट कर रहा है, कह रहा है मुझे भूख नहीं लग रही। होता है कुछ बच्चे कहते हैं मुझे भूख नहीं लग रही, कि मुझे तो खाना नहीं, मेरा मुझे दिल चाह रहा। कुछ लोगों को बहुत ऐसे लगता है जैसे उनको हाइपो, जैसे ठंडक लगी जा रही है, ठंड लगी जा रही है, बहुत वीक फील कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे, बस किसी चीज में ध्यान नहीं हो रहा, बहुत वीक है, नहीं उठ नहीं सकता, खेल नहीं सकता। और हम कहते हैं नहीं जी ऐसे ही कह रहा है, मूड खराब होगा, किसी चीज की डिप्रेशन है। नहीं, यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। और समटाइम्स ये सिम्टम्स नहीं होते, दांत में से खून निकल आएगा, मसूड़ों में से खून निकलेगा, बॉडी पे पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत पेल हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी कि पेल के, अब सेल्फ मेडिकेशन वाले कहते हैं कि फी फॉलवेट खा लो जी, मल्टीविटामिन खा लो, खून की कमी होगी। नो, ठीक है हो भी सकती है बिकॉज इंटरमिंगल्ड है, लेकिन आपको टेस्ट कराना है, सिंपल टेस्ट है, खून का टेस्ट है। आपने जाके अपने फिजिशियन को मिलना है, वो आपको सीबीसी लिख के देगा, जो कि वेरी फर्स्ट एंड वेरी फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे हमें 50, 60 to 70% ऑफ द केसेस वहीं से पिक हो जाएंगे। हमें आगे जाना नहीं पड़ेगा, उधर ही पता चल जाएगा मामला कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है। लेकिन जब हम जाएंगे ही नहीं तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से और टू एनालाइज के मसला क्या है। हो सकता है हाइपोथायरॉइड हो, कुछ भी ना हो, कैंसर ना हो, लेकिन घर बैठ के नहीं पता चलेगा। सेल्फ मेडिकेशन हर चीज का इलाज नहीं है। और जैसे अभी आपने ये सिम्टम्स बताए, तो ये आम है, मतलब हम लोग इतना इनको गौर फिक्र से नहीं देखते, और शायद यही वजह है जो कि कैंसर को बिगाड़ने में जो है बिल्कुल, काम देती है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट। सेल्फ मेडिकेशन लगे रहते हैं, जाते नहीं, प्रॉपर चेकअप्स नहीं होते। जैसे आपको मैं टाइम ले रही हूँ, लेकिन हम लोग का जब डेंगू आया था तो उस दौरान, जब बिल्कुल बिल्कुल शुरू में डेंगू आया था, तो हमारे जिला हॉस्पिटल में पूरा बड़ा वार्ड बन गया था डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स के लिए। तो उसमें कितने ही पेशेंट्स थे जो कि फीवर के लिए आए थे। और तब अनफॉर्चुनेटली हमने सीबीसी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा था कि सिर्फ 3 पैरामीटर्स की करनी है, प्लेटलेट देखना है बस आपने, क्योंकि प्लेटलेट ही कम होते हैं डेंगू में। और कितने ही पेशेंट थे जिनको कैंसर था, वो इग्नोर हो गए तब, क्योंकि हमने टेस्ट छोटा सा लगाया और हमने यही समझा कि बुखार है और इससे आया, इसको डेंगू है। और उसको डेंगू नहीं था, उसको कैंसर था, लुकीमिया था, ब्लड का कैंसर था। और वो फिर डिले हो गया चेक करने में। तो मतलब ऐसा बिल्कुल होता है कि समटाइम्स ऑन द पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक्स या एट द पार्ट ऑफ द पेशेंट, माइनर सी आपकी जो है ना वो नेग्लिजेंस जो है वो प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर देती है, डायग्नोसिस के प्रोसेस को। अनटिल डायग्नोस नहीं होगा आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। You need to have a diagnosis first. डॉक्टर साहब, शायद ये पूछना भी गलत है, लेकिन कोई ऐसे तरीकेकार है या कुछ स्टेप्स हैं कोई जिनसे हम लोग अपने आप को सिक्योर कर सके, अपने प्यारों को जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर उनके गिर चढ़ा बना सके कि कैंसर से बचा जा सके? अच्छा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम अगर रीफ्रेज करें तो बचने से ज्यादा हम अगर ये कहें ना कि हम इसको जल्दी से डायग्नोज कर लें, तो वो मैं बता सकती हूँ। बच नहीं सकते, वाई, बिकॉज हम, हाँ, हम अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं, वो चीजें जो कि डैमेजिंग हैं हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। बट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब आप तो मेरा ख्याल है गाँव में भी नहीं अब आप प्रोटेक्टेड, क्योंकि आप हर जगह इतनी रेडिएशन हैं, आपके फोन्स हैं, ये हैं, एवरीवेयर यू आर सराउंडेड बाय दोज प्रोवोकिंग फैक्टर्स। व्हाट यू कैन डू इज कि हाँ, जैसे आप शॉपर है उसमें खाना ना लें, उसमें प्लास्टिक की चीजों में खाना गर्म ना करें, अवन
वैसे तो कहते हैं अवॉइड करें, लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो जब वो चल रहा हो उसके सामने खड़े ना हो, एकदम से उसका डोर ओपन ना करें, उसके सामने ना खड़े हो। कुछ चीजें हैं जो आप सिर्फ अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, बट यू कैन नॉट से कि आप बचा सकते हैं, यू कैन नॉट। बट व्हाट यू कैन डू कि अगर आपको फील हो रहा है कि ये कुछ थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, नॉर्मल नहीं लग रहा, तो सेल्फ मेडिकेशन में ना पड़े, जस्ट रश टू द डॉक्टर। वहम भी ना करें। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हर बुखार, हर दांत से खून निकलना, हर पैच लुकीमिया है, नो। लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। मतलब हमें एक दफा रिकन्फर्म कर लें, जाएं डॉक्टर को दिखाएं, हाँ उसका वर्डिक्ट आ जाएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा यस इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, और इट इज टू वरी अबाउट, वट एवर बी द केस बी। डॉक्टर साहिबा, माशाल्लाह से आप एक माँ भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक माँ बन के, बतौर एक माँ, क्या कहेंगी कितना मुश्किल होता है कि बच्चों को अपने सामने इस बीमारी से लड़ते देखना? मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक चीज आपको हेल्प करती है, और वो आपको बीइंग अ मुस्लिम हेल्प करता है। क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट टाइम है। आप ये सोच भी, मेरा ख्याल है, मैं मुझे एक नॉर्मल, एक हेल्थी बेबी, हैप्पी बेबी को भी अगर मैं कहूँ ना 1 साल या 6 मंथ्स या नो मैटर वो व्हाट, अगर हम कहते हैं ना रीप्रिक करें, तो मैं 100 दफा सोचती हूँ कि हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना छोटा बच्चा जो एक दफा ट्रॉमे से गुजरा, आप उसको दोबारा कह रहे हो कि रीप्रिक करो और दोबारा से टेस्ट लो। एंड कैंसर के पेशेंट्स में और ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में तो उनको कितनी दफा ब्रैनला लगना है, सेंट्रल वीनस लाइन लगनी है, उनकी कीमोथेरेपी होनी है, उनकी लंबर में स्पाइनल लगना है, उनको इतना कुछ लगना है कि बीइंग अ मदर, तो मेरा ख्याल है कोई भी मदर, मदर क्या, मेरा ख्याल है कोई भी इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट के बड़े तो क्या, छोटे, मैं कहती हूँ छोटे बच्चे तो फिर आपको बहुत तरस आ जाएगा ना कि तो छोटा बच्चा है और ये कैसे करेगा, लेकिन इवन आप किसी बड़े के लिए भी नहीं ये पेन सोच सकते। तो देखना तो बहुत दूर की बात है, बट बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि जो मुश्किल आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और वो एक आजमाइश होती है और वो गुजर जाएगी। और मुझे लगता है ये बिलीफ होता है जो पेरेंट्स को भी उस मुश्किल वक्त में से निकाल लेता है, और जिस पे गुजर रही होती है अगर वो बड़ा है वो भी इसमें से गुजर जाता है। बच्चे को तो खैर मुझे लगता है उस तरह से नहीं पता चलता बेचारे को, सवाए पेन के उसको भी तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। बट उसकी सफरिंग तो सारा उसका पेरेंट्स लेते हैं, बच्चे की सफरिंग तो वो पेरेंट्स हैं जो वो बेचारे बर्दाश्त करते हैं। बट ये है कि मैं तो अपने पेशेंट्स को भी जो भी होता है उनको यही कहती हूँ कि यू आर द चोजन वंस। अल्लाह कभी भी किसी को उसके जो वो बोझ बर्दाश्त कर सकता है ना उससे ज्यादा नहीं तकलीफ देता। तो इट मीन्स यू आर द चोजन वन, आपको आजमाइश दी है और आप निकल आएंगे इस आजमाइश में से। और मुझे लगता है ये ये अल्लाह होता है जो इस पे आपको इतनी हिम्मत दे देता है, और आपके बच्चों को भी वरना मैं तो हैरान होती हूँ कि जब हम गुजरते भी थे उन वार्ड्स में से तो बच्चे गिगल कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे, और हम हैरान हो रहे होते थे कि इनकी लगी हुई कीमो और ये आराम से कार्टून देख रहे हैं और कलरिंग कर रहे हैं एक हाथ से। क्योंकि अल्लाह देता है ना असल में, माशाल्लाह बच्चों में मैंने देखा है कि ज्यादा पावर होती है, बिकॉज वो नेगेटिविटी से बहुत दूर होते हैं। उनको ये तो पता ही नहीं होता कि क्या हो जाएगा, वो इस खौफ में तो होते ही नहीं है कि व्हाट इज डेथ, मेरे बाद इनका क्या होगा, जो बड़े सोचते होते हैं। पॉइंट हाँ मतलब मैंने बहुत करीब से देखा अपने भतीजे को, तो मैंने ये सीखा कि ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो किस बीमारी में है। और शायद जिन बड़ों को कैंसर होता है तो वो तो आधी जिंदगी तो उनकी यही खा जाते हैं अपने आप को देख के, जो आप में चेंजेस आती हैं, फिर आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे खास में जब बात सोचते है। अब जैसे कोई हैं मदर है, अगर उस मदर को कैंसर हुआ है तो शायद वो अपने लिए नहीं परेशान होगी, बट उसके बच्चों की वो ज्यादा वरीड होगी कि मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों का क्या होगा। इस तरह फादर है वो ये मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये जो ये वाली वरीज है ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट कर देती है ट्रीटमेंट को, और शायद हेल्प भी करती है साथ साथ, क्योंकि इंसान की विल पावर भी स्ट्रांग होती है कि नहीं नहीं मुझे लड़ना है, मुझे इससे लड़ना है, मैंने इससे बाहर निकलना है। और बच्चों में तो अल्लाह ने बहुत विल पावर रखी है माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत है कि अगर आप वही परसेंटेज देखें और वही पेन देखें तो बच्चा ज्यादा हैप्पीली उसको बर्दाश्त करेगा एज कम्पेयर टू बड़ा। ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उसको शायद अभी वो खौफ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो वो उनसे लड़ जाता है, पॉजिटिविटी में ही लड़ जाता है। लेकिन बंदे में वो खौफ होता है तो वो थोड़ा सा सेटबैक होके फिर चल तो वो भी जाता है, लेकिन आउट ऑफ द टू इफ यू वे तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं एज कम्पेयर टू हम बड़े जो है ना, दे आर माशाल्लाह ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में चूंकि आज वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे है, तो मैं चाहूंगी कि आप अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को और पेरेंट्स को, बड़े बहन भाइयों को, और जो भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनके लिए, अगर आप कोई पैगाम देना चाहें।
मैं हूं तो बहुत कुछ भी नहीं हूं कि मैं क्या उनको पैगाम दूं, वो तो स्ट्रांग और वॉरियर्स हैं। मैं जैसे उनको कहती यही हूँ कि दे आर द वॉरियर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हम अगर सुई लगे तो हमारी तो चीखें निकलती हैं, और वो माशाल्लाह इतना सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और चलते हैं। और अपने किसी लव्ड वंस को भी देखना, टेढ़े होते हैं। हाँ, और अपने लव्ड वंस को भी ये गुजरते हुए देखना, ये बहुत बड़ी एग्नी होती है। और अगर जो इस पूरी फैमिली में होता है शामिल, वो सारे वॉरियर्स होते हैं, क्योंकि वो प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, अंदर से रो रहे होते हैं, सामने से प्रिटेंड कर रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि बस स्टे पॉजिटिव, और यही सोचे कि ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा। कभी भी वक्त एक सा नहीं रहता, मुश्किल है, गुजर जाएगी। आज अंधेरा है, कल रोशनी है, इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मर्ज से गुजर रहा है, जिनके प्यारे, जिनके जानने वाले इस मर्ज से गुजर रहे हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामला और जिंदगी अता करे। और ये भी उम्मीद है कि हमारे इस आज के प्रोग्राम से बहुत से लोग जो हैं वो फायदा उठाएं, अपने प्यारों को जो है एनालाइज करें, अपने आसपास देखें कि क्या चल रहा है, खुश रहें, खुशियां बांटें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।